देखिए, दिशा की मीटिंग में सारे विभागीय अधिकारी रहे, जिलाधिकारी रहे और सीडीओ रहे, मेडिकल ऑफिसर रहे, सब लोग रहे और इसमें बेसिक जो स्कीम्स है उन पे डिस्कशन हुआ। मेरा मेन कंसर्न था जो आपका हेल्थ का सिचुएशन है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हाल फिलहाल में आपका जो मेडिकल कॉलेज है जौनपुर उसका भी निरीक्षण किया था और जिले का जो अस्पताल है उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ बहुत सारी ऐसी संगतियाँ देखने को मिली जिनको वाकई अगर कोई ध्यानपूर्वक देखे तो उसे ठीक किया जा सकता है। आज जिले में सिर्फ एक सिटी स्कैन मशीन है और वो भी ख़राब पड़ी हुई है। उसके जवाब में मिलता है कि मैडम ये PPP मॉडल पे रन करती है और इसके लिए हमने जो है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को लेटर जो है लिखा हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ सरकार PPP मॉडल के नाम पर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि हम उनके सेहत की और उनके वेल विश की जिम्मेदारी जो है वो संपूर्ण तरीके से जिले के स्तर के जितने भी हमारे, चाहे वो विभागीय लोग हो, चाहे वो आपके पार्लियामेंटेरियंस हो या विधायक गण हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्यूमुलेटिव तरीके से देखना। और साथ ही साथ जैसे कि मैं जिला अस्पताल में भी गई थी, वहाँ पे पंजीकरण हाथों से किया जा रहा है। हमारे पास ना तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, और जब आप पंजीकरण ही नहीं कर पा रहे हो तो आप रेफरल के रिकॉर्ड्स क्या दोगे? हम आप पिछले जो है 2-3 सालों के जब हम आंकड़े निकालते हैं तो डेंगू के मरीजों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है, लेकिन जब उस दर की मांग की जाती है तो यहाँ से जो आंकड़े आते हैं वो उससे कहीं से भी मेल नहीं खाते। वो इसलिए नहीं मेल खाते क्योंकि हमारे पास जब मरीज़ के पंजीकरण नहीं है तो किस कारण से रेफ़र किए गए और कितने मरीज़ रेफ़र किए, हमारे पास वो डेटा ही नहीं रहेगा। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिसको यहाँ के लोगों को करेक्ट करने की आवश्यकता है, अधिकारियों को उसको सही तरीके से देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो मैटर है वो है जल जीवन मिशन का, जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट का बजट बहुत बड़ा बजट है और बहुत सालों से इस पे काम चल रहा है। उसके बावजूद भी जब मैंने अपने विधानसभा का ब्यौरा और मांगा डेटा मांगे तो उसमें 10% भी काम जो है ऑन पेपर कंप्लीट नहीं थे, और जब उनके निरीक्षण कराए गए तो उसमें भी पाया गया कि उसमें भी आधे से ज़्यादा जो काम है वो अभी नॉन फंक्शनल स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक विधानसभा का ये हाल है तो ओवरऑल जिले का हाल जो है वो और भी विकट स्थिति में होगा। और बहुत सारे पक्ष के भी विधायक हैं जिन्होंने इस स्कीम को लेकर के आलोचना की और कहा कि इसका विभाग के जो संबद्ध अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जल नहीं पहुंच पा रहे हैं। BHU में एक छात्र था, धरने बैठा था, जिसका एडमिशन की बात चल रही थी। आप भी वहाँ गई थी? आप गई थी उससे मिलने के लिए? जी, देखिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ओवरऑल जो PhD के लिए सीट्स आती हैं उनमें जब तक हम आरक्षण को लागू ओवरऑल सीट्स पे नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम दलित, पिछड़े और आपके जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं उनका हक छीन लेंगे। जब मैं वहाँ पे पहुँची तब मुझे पूरा मामला समझ में आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका JRF क्वालिफाइड जो होते हैं, जिनको हम रेट एग्जेम्प्टेड कहते हैं, और जो बच्चे जो है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे करके आते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 2-2, 4-4 सीट हर विभाग में बच जाती है। जब आप 2 सीटों पर आरक्षण लगाएंगे तो आप UR और OBC के बाद कभी भी किसी SC और ST समाज के बच्चे को जो है एडमिशन नहीं दे पाएंगे। इस विसंगति और इस जो है एबनॉर्मलिटी को लेकर के मैंने राष्ट्रपति महोदय को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा। वो 21 तारीख को धरने पे बैठा था, 22 तारीख से मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया था। मैं पर्सनली भी गई इस मैटर को समझने के लिए, साथ ही साथ VC से मुलाकात की, VC को लेटर लिखा और मैं केंद्रीय मंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी मिली और वहाँ से मुझे आश्वासन मिला कि उस बच्चे को न्याय मिलेगा। और मेरा कहना सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं है, जितनी 1620 सीटें थी उनमें से 600 सीटें जो सुनने में आ रही है कि वो खाली जा रही थी, और वो 600 बच्चे और वो हर मतलब रिलीजियस और मुझे लगता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के बच्चे होंगे, इवन उसमें जनरल के भी बच्चे आएंगे, SC भी आएंगे, ST भी आएंगे, OBC भी आएंगे, जिनको एडमिशन मिलेगा और वो PhD कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है।